नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंचे हुए हैं। 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नए अग्निशमन केंद्रों का शिलान्यास और 35 नवनिर्मित फायर टेंडर का फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रदेश के सभी उन जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने रुचि लेकर के इन नए फायर टेंडर की स्थापना करने और आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हृदय से बधाई देते हुए जनता जनार्दन को भी मैं बधाई देता हूं, जिनके लिए ये सभी सेवाएं बहुत उपयोगी होने वाली हैं। हम सब जानते हैं कि संकट के समय अग्निशमन सेवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं सबको ध्यान में रख करके 1944 में प्रदेश में अग्निशमन विभाग का गठन होता है और पिछले आपने देखा होगा कि 1947 से यानी 1944 से लेकर के 2017 तक 73 वर्षों में जितने फायर स्टेशन स्थापित हुए, 288 फायर स्टेशन कुल स्थापित हो पाए। हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए। अग्निशमन से जुड़े हुए कानून में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में आज अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। 2017 से 18 के बीच प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपए इस विभाग को अपनी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध करवाए, जिनमें नए अग्निशमन केंद्र, हाई राइज बिल्डिंग हो या सामान्य परिस्थितियों में भी फायर टेंडर के क्रय करने के लिए या गली मोहल्ले हो या अन्य केंद्रों, अन्य क्षेत्रों में उस प्रकार के वाहनों के क्रय के लिए फिर धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से जहां आगे बढ़ाए गए, वहीं विभाग में रिक्तियों को पूरा करने के लिए फायरमैन, अग्निशमन अधिकारियों की तैनाती को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। बहुत बार शिकायत होती थी इन चीजों को लेकर के, वह उद्यमी भी शिकायत करता था और भी अन्य लोग जो प्रदेश के अंदर निवेश करने के इच्छुक थे, उनके द्वारा एनओसी को लेकर के अक्सर ये बातें की जाती थी। हमने उसको डीम्ड किया, एनओसी की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का कार्य किया। आज उसके बेहतर परिणाम आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग में हुआ सुधार, इस दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने जब ये कार्यक्रम अपने आगे बढ़ाए, तो आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ हम अपने सभी तहसील स्तर पर एक एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। मेरा अनुमान है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य होगा जो आबादी में सबसे बड़ा है, लेकिन आम जन की सुविधा को ध्यान में रख करके हर तहसील क्षेत्र में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। और इस दिशा में आज का एक कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दूंगा
और विभाग को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम फायर की टेंडर की किसी भी कार्यक्रम को, रिस्पांस टाइम को कितना कम कर पाएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अग्निकांड की चपेट में कहीं कोई स्थल है, कोई भवन है, कोई मोहल्ला है, हमारा रिस्पांस टाइम जितना कम होगा उतना ही जन धन की हानि को रोकने में हमें मदद मिलेगी। जन धन की हानि रोकना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और इस दृष्टि से प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके बेहतर भी परिणाम सामने आए हैं। खासतौर पर पिछले कुछ समय से जो अभी यहां पे इस प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा, 33,000 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 3,780 जनहानि को रोका गया, 5,000 से अधिक पशुओं की हानि को रोका गया और इसके कारण 1.5 अरब रुपए की संपत्ति को भी बचाने में मदद प्राप्त हुई है। यानी 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी बचाने में विभाग ने मदद की है। इसके अलावा और भी अन्य कारणों से, खासतौर पर अब सीजन आएगा, इस सीजन में आप देखते होंगे जब तेज लू चलेगी, खड़ी फसल में आग लगने की संभावना दिखती है। उस समय भी फायर विभाग की आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। अग्निशमन विभाग उस समय भी जाकर के लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। किसी मार्केट में कहीं कोई दुर्घटना हो गई, उसको बचाव करने के लिए हमेशा खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। और आज इन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। अग्निशमन तथा हम लोगों ने आपात सेवाओं को उच्चीकरण करने का काम किया है और इस दिशा में न केवल अग्निशमन सेवाएं बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एसडीआरएफ के गठन की कार्रवाई को भी पूरा किया है। अब तक हमारे पास एसडीआरएफ की 6 कंपनियां काम कर रही हैं और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करते हुए महत्वपूर्ण इमारतों और संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व हम लोगों ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को उपलब्ध करवाते हुए प्रदेश में इस कार्यक्रम को जो एक विश्वास अर्जित हुआ है प्रदेशवासियों के मन में, प्रदेश में आने वाले निवेशकों के मन में, आने वाला जो टूरिस्ट है उसके मन में, इस विश्वास को और मजबूत करने का कार्य हम सबको करना है। इस दिशा में हमें पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण में हम लोग उसे तहसील स्तर पर लेकर के गए हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर हमारा प्रयास हो कि हर तहसील फायर स्टेशन से आच्छादित हो जाए। इसके लिए विभाग को प्रयास करना चाहिए, गृह विभाग को उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और एक साथ इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ा करके बहुत कम तहसीलें बची हैं जहां पे फायर स्टेशन नहीं है। आज मुझे प्रसन्नता है कि जब हम लोग 38 ऐसे जनपदों में, जिनमें से 34 में फायर स्टेशन स्थापित हो चुके हैं और 4 में आज शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, इसके साथ ही 67 यानी 67 फायर टेंडर, 2 फॉर्म टेंडर, 3000 फायर रेजिस्टेंट ओवरहॉल डागरी, 4 वाटर मिस्ट कैप मोटरसाइकिल माउंटेड सिस्टम के साथ, 15 जीप टोइंग व्हीकल, 2 वाटर बाउजर तथा 1 वाटर बाउजर के निर्माण की जो चेसिस है आज उसको हम फ्लैग ऑफ भी करने जा रहे हैं। यानी इतने बड़े कार्यक्रम के साथ पिछले दिनों आपने देखा होगा जहां हम लोगों ने गत वर्षों में प्रदेश के इस अग्निशमन विभाग के कार्यक्रम को आगे किया था। हाई राइज बिल्डिंग कभी किसी अग्नि दुर्घटना का शिकार होगी, उन स्थितियों में वहां बचाव के लिए क्या करना है। उस समय हाइड्रोलिक अग्निशमन वाहन हमारे पास वहां मौजूद थे और हमें आज की आवश्यकता के लिए
जितनी भी ऐसी हाई राइज बिल्डिंग है उनकी सुरक्षा के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहले चरण में कम से कम जो हमारी बड़ी सिटी हैं उन सब में हम लोग इस सेवा को तत्काल लागू करने, यानी हर तहसील में हमें जहां फायर स्टेशन की स्थापना करनी है वहीं पे हाई राइज बिल्डिंग में इस प्रकार की किसी भी दुर्घटना से बचाव करने के लिए और उसके प्रशिक्षण के लिए हमें फायर टेंडर, हाइड्रोलिक फायर टेंडर की स्थापना करने के कार्यक्रम को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा, जिससे किसी भी दुर्घटना के समय जनधन की हानि को न्यूनतम करने में हम लोगों को मदद मिल सके, हम आम जनमानस की मदद दे सकें और आम जनमानस के विश्वास को बनाए रखने में मदद कर सकें। आज के समय में रिस्पांस टाइम हमारा जितना कम होगा वह पब्लिक की संतुष्टि का आधार भी बनेगा और इस रिस्पांस टाइम के लिए प्रशिक्षण और उस प्रकार के इक्विपमेंट आवश्यक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कानून में व्यापक सुधार करने ही पड़ेंगे और उसको समयबद्ध तरीके से लागू भी करना पड़ेगा। अगर हम समयबद्ध तरीके से उसे लागू करते हैं तो एक निवेशक का विश्वास व्यवस्था पर मजबूत होता है। अगर हम रिस्पांस टाइम को कम करते हैं, कॉमन मैन का विश्वास विभाग पर भी और शासन पर उतना ही मजबूत होता है, क्योंकि जब वह संकट में है तो संकट में होने पर उसके लिए सहायता के लिए पहुंचना हमारा दायित्व है। और जब उस प्रकार के इक्विपमेंट आपके पास होंगे, उस प्रकार का प्रशिक्षित मैन पावर आपके पास होगा, उसके लिए हमें तैयार करना हो, अपने आप को तैयार करना होगा। हम मानते हैं अक्सर इस प्रकार की स्थितियों के लिए कुछ समय तय होते हैं। तो आप लखनऊ से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से ही अगली खबर सामने आ रही है। आज चुनाव आयोग की टीम पहुंचेगी लखनऊ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी बैठक। आज से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर चुनाव आयोग। यूपी के अधिकारियों के साथ आयोग की बैठक। सीसी राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल पहुंचेंगे लखनऊ। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की होगी बैठक। कल कमिश्नर, डीएम और पुलिस अफसरों की बैठक। आयकर, नार्कोटिक्स, जीएसटी के अधिकारी बुलाए गए। इसके अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ भी की जाएगी बैठक। दौरे के तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। तो आज से 3 दिवसीय यूपी के दौरे पर चुनाव आयोग। लोकसभा चुनावों की तारीखों और तैयारियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंच रहा है चुनाव आयोग। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहा है। अलग अलग अधिकारियों और अलग अलग विभागों के साथ बैठक करने के बाद दौरे के तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। सीसी राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल पहुंचेंगे लखनऊ। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से चुनाव आयोग का 3 दिवसीय दौरा है, राजीव कुमार वहां पर पहुंचने वाले हैं, अलग अलग पार्टियों के साथ ही साथ कई विभागों के साथ बैठक करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए प्रियंका, जिस तरह से देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसी के मद्देनजर आज जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अरुण यहाँ पर उत्तर प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर के आज वो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव को निष्पादन कराया जा सके। इसको लेकर के बड़ी व्यापक तैयारियां की गई हैं राजधानी लखनऊ में। कल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो उत्तर प्रदेश के मंडल हैं, उनके मंडलाध्यक्षों के साथ, जिले के जिलाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। संवेदनशील, अति संवेदनशील जो मतबूथ हैं उन पर जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही मतदाता सूची को लेकर के भी व्यापक जो कार्य योजना तैयार करेंगे, उसकी भी समीक्षा करेंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा तीसरे दिन जानकारी मिल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। क्या कुछ खास हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बैठकों के बाद? देखिए, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, आज पहले दिन वो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों से मिले गए।
कल प्रशासनिक तैयारियां करेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है देश में चुनावी बिगुल जो है उसकी तारीख निश्चित हो सकती है। बहरहाल ये दौरा जो मुख्य चुनाव आयुक्त का है वो चुनाव की तैयारियों को लेकर के है। फुल प्रूफ कैसे तैयारी की जाए, मतदान कैसे अधिक से अधिक कराया जाए और निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान हो सके, इसको लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो प्रेस ब्रीफिंग कर सकते हैं। जी, इसके अलावा अनिल, लंबे समय से ये बात मानी जा रही थी कि विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता जो हैं चुनाव आयोग को अपनी शिकायतों के संबंध में, अपनी सुझावों के संबंध में बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया था। अब जब क्योंकि लखनऊ के दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंच रहे हैं, पार्टियों से भी मुलाकात करेंगे, तो क्या ये तमाम तरह के वार्तालाप भी हो सकते हैं? आज जो है प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अच्छा बेहतर मौका भी है, क्योंकि वो रूबरू होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त से, इलेक्शन कमीशन से, अपनी समस्याओं को रखेंगे, अपना सुझाव भी देंगे और साथ ही इस बात पर प्रमुख राजनीतिक दलों का जोर होगा कि किस तरह से अधिक मतदान कराया जा सके और चुनाव निष्पक्ष हो, किसी भी तरह की धांधली ना हो। इसको लेकर के जितने असमंजस है, जितनी उनकी आशंकाएं हैं, वो सवाल के रूप में प्रमुख राजनीतिक विरोधी दल जो है वो दर्ज कराएंगे भी और काफ़ी हद तक उनकी जो आशंकाएं हैं उसका समाधान होने की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, लंबे समय से जिस तरह से विपक्ष का मानना था कि उनके प्रश्नों पर, उनके सुझावों पर या उनकी शिकायतों पर चुनाव आयोग गौर नहीं कर रहा है, तो क्या आज कोई खास तैयारी हो सकती है विपक्षी दलों की? देखिए, विपक्षी दलों ने अपना पूरा फोकस कर रखा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष की जो तरफ से जो गड़बड़ियां होती हैं उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन के सामने जो है घेरने की कोशिश होगी। सत्ता पक्ष को, खासकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इसको लेकर के मुखर हो सकती है इलेक्शन कमीशन के सामने। अब देखना ये होगा कि जो विपक्षी दल हैं इनकी जो समस्याएं हैं और इनकी जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो कितने गंभीर हैं, ये एक अलग विषय है। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़े थे, जानकारी दे रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ राजनीतिक दलों के साथ आज बैठक भी हो सकती है। तमाम तरह के सुझाव के साथ ही शिकायतें और आमने सामने बैठने के बाद में तमाम तरह के विषयों पर चर्चा हो सकती है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया डॉन जीवा हत्याकांड मामला, मास्टरमाइंड बद्दो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 7 जून 2023 को कोर्ट में हुई थी जीवा की हत्या। बदन सिंह बद्दो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बदन सिंह बद्दो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। माफिया डॉन जीवा हत्याकांड का मामला, 7 जून 2023 को हुई थी हत्या। मास्टरमाइंड बद्दो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 7 जून 2023 को कोर्ट में हुई थी जीवा की हत्या। बदन सिंह बद्दो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। लखनऊ से इस वक्त ये अहम जानकारी। तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लंबे समय से इस पूरे मामले में एक पक्ष को इंतजार था। माफिया डॉन जीवा हत्याकांड का यह मामला है। 7 जून 2023 को कोर्ट के परिसर में हत्या हुई थी। मास्टरमाइंड बद्दो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 7 जून 2023 को कोर्ट में हुई थी जीवा की हत्या। पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी है और बदन सिंह बद्दो के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल की गई है। देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई इसके बाद कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से आसिफ बेग लाइव जुड़ चुके हैं। जी आसिफ, जिस तरह से आज बदन सिंह बद्दो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है जीवा हत्याकांड मामले में, क्या कुछ खास जानकारी है, ताजा जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि पश्चिमी यूपी से माफिया डॉन और गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की 7 जून 2023 को लखनऊ की कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। वकील के भेष में विजय यादव नाम के
शख्स ने उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। विजय यादव लखनऊ का रहने वाला था। प्रारंभिक जांच में विजय यादव के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन पुलिस इस बीच जो है कार्रवाई के बीच एसआईटी जो गठित की गई थी, एसआईटी पर केस की विवेचना भी की गई थी, जिसमें बदन सिंह बद्दो नाम के एक शख्स का नाम सामने आया जो 2019 से फरार चल रहा था। और बदन सिंह बद्दो के खिलाफ 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया और कहा जा रहा है कि बदन सिंह बद्दो विदेश में है। और सबसे अहम पहलू यह है कि एसआईटी की जांच में बदन सिंह बद्दो के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस आगे भी अभी तफ्तीश जारी रहती गई, क्योंकि पुलिस को उस शख्स की तलाश है जिसने विजय यादव को, जिसने गोली मारी थी संजीव जीवा को, उसकी तलाश तेज कर दी गई है। और उसके अलावा अन्य मामले में एक और भी जो है माफिया का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस ने छापेमारी किया, लेकिन फिलहाल उसके खिलाफ जो है कोई साक्ष्य नहीं मिला। और यह माफिया है सुशील पुंछ। और सबसे अहम बात बता दूं कि प्रियंका की संजीव माहेश्वरी जीवा ने अपनी एक डायरी में लिखा था कि उसे बदन सिंह बद्दो से जान का खतरा है, और वकील ने इसका खुलासा किया। तब आगे जो है जांच चली और इस मामले में जो है माफिया डॉन संजीव माहेश्वरी और जीवा के खिलाफ जब विवेचना शुरू हुई तो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। और पुलिस को यह भी पता है कि उसने जो है विदेश में कहीं शरण ली है। फिलहाल इस मामले में बदन सिंह बद्दो के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल हो गई है और पुलिस एक अन्य की तलाश में जुट गई है, जो विजय यादव, जो वकील के भेष में अदालत में पहुंचा था और संजीव माहेश्वरी को गोलियों से भून दिया था। हालांकि इस मामले में 7 जून को जो हत्या हुई थी, इस मामले में मौके पर मौजूद वकीलों ने शूटर को गिरफ्तार भी कर लिया था। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से आपने बताया कि तमाम सबूत होने के बाद भी चार्जशीट अब दाखिल की गई है, क्या लग रहा है आपको, लंबा समय लगा है चार्जशीट दाखिल करने में, क्योंकि 9 महीने से ज्यादा का समय अब बीत चुका है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जीवा लखनऊ जेल में बंद था, उसे पेशी पर लाया जाता है और पेशी SC/ST कोर्ट में उसकी गोलियों से मारकर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में जो एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ था कि वकील के भेष में अपराधियों ने कोर्ट में ही जीवा को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में काफी हो हल्ला मचा था और मौके पर तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे और इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई का आश्वासन वकीलों को दिया था, क्योंकि वकील के भेष में अपराधी ने इतना बड़ा कांड कर डाला था, इससे कहीं न कहीं वकीलों की छवि भी धूमिल हो रही थी। और इस मामले में जौनपुर के रहने वाले विजय यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन इसी बीच जीवा के अधिवक्ता को एक लेटर मिला जिसमें उसने बदन सिंह बद्दो से अपनी हत्या की आशंका जताई थी। तो इस मामले में पुलिस ने बदन सिंह बद्दो को भी जो है नॉमिनेट करते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। अब बचता है मामला जिस शख्स ने विजय यादव को लखनऊ में असलहा मुहैया कराया था, उसकी पहचान कराई थी जी, उस शख्स की तलाश अभी तक नहीं हो सकी। वहीं जो है सुशील पुंछ का भी नाम आया था, हालांकि पुलिस के मुताबिक उसके पास कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब इस मामले में जो मुख्य साजिश करता था बदन सिंह बद्दो, वह विदेश भाग निकला है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है पुलिस की विवेचना पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जिस शख्स ने स्टार शूटर विजय यादव को असलहा मुहैया कराया था, उस शख्स की तलाश पुलिस नहीं कर सकी है और न ही उसके खिलाफ कोई चार्जशीट। मोहम्मद आसिफ बेग, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मास्टरमाइंड बद्दो के खिलाफ चार्जशीट हुई दाखिल। इसके साथ ही साथ पुलिस को एक और साथी की अभी भी तलाश है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।